क्लास में आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब बच्चे आए, क्योंकि उससे बहुत फायदा होगा आपके स्कोर में। ठीक है, चैप्टर रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे सैटरडे को, यानी कि कल। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली टाइम टेबल भी आप लोगों के साथ शेयर हो गया है और सिलेबस भी टेस्ट का आप लोगों के साथ शेयर हो चुका है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू बी देयर इन द रिवीजन क्लास एंड देन वी विल अटेम्प्ट द संडेज टेस्ट। तो संडे वाले टेस्ट में सभी को आना है, सभी को टेस्ट देना है। ठीक है, थोड़ी सी देर का टेस्ट होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है। दिन में आप 2-3 घंटे अपने निकाल सकते हो जस्ट फॉर द टेस्ट। तो टेस्ट आप सभी देंगे एंड हम कोशिश करेंगे कि जो पिछले टेस्ट में हमने परफॉर्म किया था उससे हम कुछ ना कुछ बेटर ही परफॉर्म करें इस वाले टेस्ट में। ठीक है, चलो। तो कल लूप ऑफ हेनले तक हमने पढ़ लिया था और आज डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, यही बात है। ठीक है, तो डीसीटी को देख लेते हैं। डिस्टल डीसीटी इज अ पार्ट ऑफ डिस्टल नेफ्रॉन। डिस्टल नेफ्रॉन के मैंने आपको दो पार्ट बताए थे, एक तो डीसीटी, डीसीटी माने डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग बेटा। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है, आप अपनी पोजीशन ले लो, एक जगह बैठ जाओ और अपने हाथ में एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखो। दूसरा है कलेक्टिंग डक्ट। दो पार्ट हैं डिस्टल नेफ्रॉन के, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। इन दोनों पार्ट के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट इज डीसीटी एंड व्हाट इज कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे पता नहीं कहाँ दे रखा है, चलो छोड़ो, हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज डीसीटी। डीसीटी क्या है? डीसीटी में क्या होता है? डीसीटी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या राइट डाउन करोगे? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डीसीटी में है वो क्या है? हमें पता है डिस्टल पार्ट है नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन की एंडिंग में है। ठीक है, बिगिनिंग में नहीं है, नेफ्रॉन की एंडिंग में है। डीसीटी में क्या हो रहा है? डीसीटी में सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गोशिया। सिलेक्टिव एंड कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। गोशिया क्लास स्टार्ट हो चुकी है हमारी, ठीक है ना? फटाफट से एकदम नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाना और समझना शुरू करो। कल टेस्ट है हमारा गोशिया और इस बार आप ओके टेस्ट मैम। देने वाले हैं। ठीक है, और कल परसों टेस्ट है और कल रिवीजन क्लास है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू बी देयर इन द रिवीजन क्लास। डन है? ओके मैम। ओके बेटा। डीसीटी में क्या हो रहा है? सिलेक्टिव और कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। कंडीशनल का क्या मतलब है? कंडीशनल का क्या मतलब है? यहाँ पे कोई शर्तें रखी गई हैं डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन के लिए। अभी हम देख लेते हैं कौन सी शर्तें। देखो, डीसीटी में क्या होता है? डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और कुछ आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है, पर वो रीएब्जॉर्प्शन कंडीशनल है। अभी मैं समझाऊंगी कंडीशनल से क्या मतलब है। एक पॉइंट और लिखो, डीसीटी में सिक्रीशन भी होता है। डीसीटी में सिक्रीशन भी होता है, किसका? आयंस का, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनियम आयंस। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस, इनका सिक्रीशन भी होता है। सिक्रीशन मतलब कोई चीज ब्लड वेसल से अगर आपके नेफ्रॉन में आ रही है, नेफ्रॉन के डीसीटी वाले पार्ट में आए चाहे पीसीटी वाले पार्ट में आए। कल मैंने बताया था 3 स्टेप। पहला स्टेप कौन सा बताया था? अल्ट्रा फिल्टरेशन। दूसरा स्टेप कौन सा बताया था? रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा स्टेप कौन सा बताया था? सिक्रीशन। इन 3 स्टेप का यूज होता है तब कहीं जाके यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो हमने कल देखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की कैसे फिल्टर हो रहा है ग्लोमेरुलस में। फिर हमने रीएब्जॉर्प्शन देखा कि लूप ऑफ हेनले में कैसे रीएब्जॉर्प्शन होता है, पीसीटी में कैसे रीएब्जॉर्प्शन होता है। एक जगह वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है लूप ऑफ हेनले में और दूसरी साइड दूसरे जो लिम्ब है वहां पे सोल्ट का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ऐसे पीसीटी में क्या क्या चीजें, ग्लूकोज वगैरह एक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो रहे थे। ये सारी बातें हमने देखी और ये आपको लर्न होनी चाहिए, ये पॉइंट लर्न होना चाहिए कि पीसीटी में किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, कैसे होता है, एक्टिवली किस किस का होता है, पैसिवली किस किस का होता है। फिर लूप ऑफ हेनले में याद करना है, लूप ऑफ हेनले में किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है? जो लिम्ब डिसेंडिंग है उसमें किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है? वाटर का हो रहा है। फिर जो ऊपर जा रही है लिम्ब असेंडिंग वाली है, तो जब फिल्ट्रेट ऊपर जाता है तो बाहर क्या निकलता है? NaCl निकलता है। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, डीसीटी पे। तो डीसीटी में भी क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और सिक्रीशन भी हो रहा है। रीएब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? बहुत सारे आयंस का, वाटर का। सिक्रीशन किसका हो रहा है? अनदर कुछ दूसरे आयंस का सिक्रीशन हो रहा है। अब सिक्रीशन क्यों होता है यहाँ पे? डीसीटी में सिक्रीशन क्यों होता है? डीसीटी में सिक्रीशन होता है टू मेंटेन
पीएच एंड आयोनिक बैलेंस, पीएच एंड आयनिक बैलेंस। ब्लड वेसल में क्यों कुछ आयंस बाहर निकल के डीसीटी में आ जाते हैं, ताकि जो डीसीटी में जो फिल्ट्रेट है और ब्लड वेसल में जो फ्लूइड है उनका एक पीएच मेंटेन रहे। ठीक है, पीएच को मेंटेन करने के लिए कि पीएच अगर बहुत लो लग रहा है तो क्या करेंगे, पीएच लो लग रहा है तो बाइकार्बोनेट आयन डाल देंगे। पीएच बहुत हाई लग रहा है, पीएच बहुत हाई लग रहा है तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन डाल देंगे। ये तो सबको पता है ना, H+ की मात्रा ज्यादा करने से पीएच कम होती है, बाइकार्बोनेट आयंस की मात्रा ज्यादा करने से पीएच ज्यादा होती है। बेसिक जितना करोगे तो पीएच इंक्रीज होगी, एसिड वाला आयन जितना ऐड करोगे तो पीएच डिक्रीज होगी। तो पीएच मेंटेन करने के लिए और एक आयन का बैलेंस रहे फ्लूइड में और फिल्ट्रेट में जो चल रहा है, जो नेफ्रॉन में जो फ्लूइड चल रहा है और ब्लड में जो फ्लूइड चल रहा है, उनमें एक आयनिक बैलेंस बना रहे, इसलिए भी सिक्रीशन होता है। तो सिक्रीशन बेसिकली दो चीजों के लिए होता है, याद रखना, एक पीएच मेंटेन करने के लिए, एक आयनिक बैलेंस के लिए। पहला पार्ट पढ़ा था रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ एक टर्म मैंने अंडरलाइन किया, कंडीशनल। कंडीशनल से क्या मतलब है मेरा, कंडीशनल से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगी ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंडीशनल से मेरा मतलब ये है कि डीसीटी में, लिख लो इसको कहीं पे, एनसीईआरटी में लिख लो या कहीं भी लिख लो, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डीसीटी में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, वाटर रीएब्जॉर्प्शन occur in response of occur in response of aldosterone hormone, and antidiuretic hormone। मतलब कि क्या हो रहा है डीसीटी के अंदर, क्या हो रहा है डीसीटी के अंदर, बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स बनते हैं, उनके रेस्पॉन्स में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब वो हार्मोन बनेंगे तब वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डीसीटी कंडीशनल वाटर रीएब्जॉर्प्शन करती है। अब कैसे ये हार्मोन, कब ये हार्मोन, क्यों बनते हैं ये हार्मोन, ठीक है, और कब टीसीटी में वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, इस चीज को हम पढ़ेंगे डिटेल में अभी जस्ट 5-10 मिनट के बाद, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी RAAS सिस्टम। जब मैं आपको इस चैप्टर में RAAS सिस्टम पढ़ाऊंगी तब हम इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन मैंने इसलिए बोला क्योंकि डीसीटी में वाटर के रीएब्जॉर्प्शन की कुछ शर्तें हैं कि कुछ हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होंगे तब डीसीटी में वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज डीसीटी में वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, और होगा तो बहुत थोड़ा अमाउंट होगा वाटर का रीएब्जॉर्ब। एक अगर एनलार्ज, एक ज्यादा अमाउंट वाटर का रीएब्जॉर्ब कराना है डीसीटी में तो उसके लिए बॉडी में कुछ हार्मोन्स का बनना जरूरी है। अब किन सूरतों में वो हार्मोन बनेगा वो हम अभी पढ़ेंगे। पर यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। तो लास्ट आपका जो पार्ट है डिस्टल नेफ्रॉन का, वो है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, कलेक्टिंग डक्ट वो आखिरी पाइप है नेफ्रॉन का, वो आखिरी पार्ट है नेफ्रॉन का जिसमें वाटर का कुछ रीएब्जॉर्प्शन होगा। मतलब अगर बॉडी में पानी की कमी है, फ्लूइड ने बोला, बॉडी में जो फ्लूइड है यानी कि ब्लड जो है, उसने कहा कि मेरे अंदर अभी भी पानी की कमी है, अगर ऐसा संदेश ब्लड ने भेजा नेफ्रॉन को, तो नेफ्रॉन में लास्ट जो एक स्पेस बची है, लास्ट जो एक पार्ट बचा है जहां से वाटर रीएब्जॉर्ब हो सकता है, तो वो है कलेक्टिंग डक्ट। तो लास्ट part of a nephron where water is reabsorbed, जहां पे वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर इज रीएब्जॉर्ब इन केस ऑफ वाटर डेफिशिएंसी, इन केस ऑफ वाटर नहीं, ऐसा लिख लो इसको, वाटर इज रीएब्जॉर्ब टू कंसंट्रेट। जब वाटर रीएब्जॉर्ब होगा किसी चीज में तो वो चीज कंसंट्रेटेड होगी, किसी चीज में मैं पानी बाहर निकालूंगी तो वो चीज, वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा। टू कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट कोल्ड यूरिन। मतलब फाइनली जब कलेक्टिंग डक्ट में जो पानी निकलना होता है वो निकल जाता है, उसके बाद जो बचता है कलेक्टिंग डक्ट में, जो बचता है वो क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है जो एक्सक्रीट आउट होगा, जिसको यूरिन बोलते हैं। तो यूरिन कब बना है, यूरिन जो फाइनल रीएब्जॉर्प्शन होना है वाटर का, जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वो बाहर जाना है, और ये पानी किस में गया है, ये पानी ब्लड में गया है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, ये पानी ब्लड में गया है। तो एक तो कलेक्टिंग डक्ट में से
कुछ वाटर रीएब्जॉर्ब हुआ है, रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में गया है। दूसरा जो काम कलेक्टिंग डक्ट में हो रहा है वो क्या है? सेकंड जो फंक्शन है कलेक्टिंग डक्ट का वो क्या है? रिलीज सम अमाउंट ऑफ यूरिया, रिलीज सम अमाउंट ऑफ यूरिया टू मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुला। मेडुला की सबको पता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था मेडुला की ऑस्मोलैरिटी क्या है। मेडुला की ऑस्मोलैरिटी क्या है, कितनी बताई थी मैंने, बताना जरा। मेडुला के लास्ट पॉइंट की नीचे वाले 1200। वेरी नाइस सिमरन, निधि, अनुष्का, बहुत सही, 1200 थी, बिल्कुल सही। तो इतनी हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया रिलीज हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में से। क्योंकि भाई ये बता दिया था लास्ट क्लास में मैंने कि ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है, सोल्यूट की मात्रा। ऑस्मोलैरिटी ज्यादा मतलब सोल्यूट की मात्रा ज्यादा। अब सोल्यूट कौन सा है मेडुला के अंदर? सोल्यूट के नाम पे मेडुला में मेनली यूरिया है प्लस कुछ अमाउंट ऑफ सोल्ट है। तो कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकल के मेडुला में आ गया टू मेंटेन इट ऑस्मोलैरिटी। अच्छा, अगर जितना अमाउंट ऑफ यूरिया मेडुला में चाहिए, मान लो अगर गलती से उस अमाउंट से ज्यादा यूरिया बाहर निकल आया कलेक्टिंग डक्ट से, कुछ एक्स अमाउंट ऑफ यूरिया चाहिए टू मेंटेन ना 1200 ऑस्मोलैरिटी इन द मेडुला, कुछ एक्स अमाउंट ऑफ यूरिया चाहिए। पर लेट सपोज कलेक्टिंग डक्ट में एक्स की जगह कुछ एक्स प्लस वाई करके कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया बाहर निकल आया मेडुला में, तो फिर इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ यूरिया का क्या होगा? ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर कर जाएगी लूप ऑफ हैनले में, और लूप ऑफ हैनले में फिर फिल्ट्रेट तो ऊपर चढ़ ही रहा है, और फिर वो लूप ऑफ हैनले में आगे उस फिल्ट्रेट का ही हिस्सा बन जाएगा जिसको रिमूव करना है। तो अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ यूरिया तो वो लूप ऑफ हैनले में एंटर कर जाएगी, और एक मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो मेडुला में बना रहेगा टू मेंटेन इट्स हाई ऑस्मोलैरिटी। तो आपके क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ है कि विच osmolyte is used to maintain high concentration in medullary pyramid, ठीक है। ऑप्शन ए क्या दे रखा था? ऑप्शन ए था TMOA, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी बोथ, और ऑप्शन डी कुछ नन वगैरह कुछ ऐसे करके था। ऑप्शन डी मुझे याद नहीं है। सो आंसर वॉज, क्या आंसर होगा इसका, बताना जरा। यूरिया। यूरिया, बिल्कुल सही, यूरिया होगा। वेरी नाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी हमें सबसे पहले जो चीज यहाँ पे समझनी है वो है RAAS सिस्टम, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को आप नहीं समझोगे, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि डीसीटी में जो मैंने ये बोला ना कि हार्मोन के रिलीज होने पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो ये काम कैसे हो रहा है, कैसे हार्मोन जो है वो फर्क डाल रहे हैं वाटर के रीएब्जॉर्प्शन पे। तो सबसे पहले आपको रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म समझना होगा। देखो क्या होता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या होता है? आपको पता है कि जो आपका ये बोमन कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल के अंदर आपका ब्लड कैपिलरी का एक नेटवर्क है जिसको हमने ग्लोमेरुलस बोला, और हमें पता है कि ग्लोमेरुलस में देयर इज अ एफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है, जिसका थोड़ा डायमीटर वाइड है, और देयर इज इफेरेंट आर्टरियोल जिसका डायमीटर थोड़ा नैरो है, और यहाँ से फिर ब्लड जो है वो छनता है और बोमन कैप्सूल में आता है, ठीक है। अब ये जो फिल्टर हो रहा है ना ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल के थ्रू, जो ये फिल्टर हो रहा है, ये फिल्टर का रेट क्या है? रेट बोले तो मतलब प्रति मिनट कितना ब्लड छन के आ रहा है, प्रति मिनट कितना ब्लड छन के आ रहा है, इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, ये बातें लिख लेना, ठीक है ना। नोट्स अगर तुम खुद से बनाओगे तो वो बहुत फायदा करेंगे, अदरवाइज ये इधर उधर हो जाएंगी बातें, और फिर एग्जाम के टाइम पे हमें सारी चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी। या तो मैं बताती हूँ तुम्हें, तरीका दो ही है, या तो खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है,
या फिर जैसे मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो रफ लिख लो एक बार, फिर जब तुम खुद से पढ़ते हो घर पे तो एनसीईआरटी में ऐसा कोई छोटा छोटा स्टिकी नोट वगैरह बना के, जैसे एनसीईआरटी में लेट्स सपोज जहाँ पे आपको ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल के बारे में बता रखे हैं, वहीं पे एक छोटा नोट चिपका लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का। तो जब तुम रिवाइज करोगे एग्जाम डे वाले दिन तो तुम्हारे पास एक ही जगह सारा मटेरियल होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, तुम 10 जगह से नहीं देख पाओगे एग्जाम वाले दिन, तो कोशिश करो भाई एक चीज बना लो तुम अपनी फिक्स। गुड इवनिंग जितेंद्र, आज क्या बात है, कई दिनों में जितेंद्र आपको देखा मैंने क्लास में, बेटा आर यू हियर? चलो मे बी उसका नेटवर्क इशू था कोई बच्चे का। ओके फाइन, ठीक है। देखो तो जो ब्लड आया है, जो ब्लड फिल्टर हुआ है, इसको हमने क्या बोला, ग्लोमर की उस ब्लड की रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, किस गति से वो ब्लड फिल्टर हुआ है, प्रति मिनट कितना खून जो है वो एफेरेंट आर्टरियोल से छन के बोमन कैप्सूल में आ गया, इसकी अमाउंट कैलकुलेट करना इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। अब कितना होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, लगभग 125 ml प्रति मिनट, 125 ml प्रति मिनट, एक मिनट में 125 ml ब्लड जो है वो छन के आ जाता है। एक मिनट में अगर 125 ml ब्लड छन रहा है तो एक दिन में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड छन के आएगा, एक दिन में अगर 125 ml ब्लड फाइनली फिल्टर हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा, वेरी नाइस, 180 लीटर, बिल्कुल सही, 180 लीटर पर डे, दिस इज द ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, इसे जीएफआर बोलते हैं, जीएफआर, ये आपको याद होना चाहिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है। आपसे ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन भी आ सकता है, मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द जीएफआर इन अ किडनी, एक किडनी में क्या जीएफआर रहता है, ऑप्शन ए वॉज 125 ml पर मिनट, ऑप्शन बी वॉज 180 ml पर मिनट, ऑप्शन सी वॉज 125 लीटर पर मिनट, ऐसे करके कंफ्यूज करेंगे आपको, एंड ऑप्शन डी वॉज 120 ml पर मिनट। ठीक है, तो आप देखोगे कहीं 180 पे टिक मारियो, आपको पता होना चाहिए इट इज पर डे, एंड इट इज बिल्कुल सही, इट इज ए, इसका राइट आंसर है, इट इज 125 ml पर मिनट। तो देखो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि इजी इजी जो क्वेश्चंस हैं वो आप उन्हें ग्रैब कर पाओ, वो आपकी रेंज से बाहर ना हो अपना, इसलिए नोटबुक या बुक कुछ भी बनाओ, बना के रखो अपनी एक चीज। ठीक है, तो हमें इतना समझ में आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, ये हमने देख लिया। अब आ जाओ इधर, यहाँ पे समझते हैं कहानी किसकी, कहानी समझते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म की। क्या है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या है, देखो हमारे पास जो नेफ्रॉन मैंने आपको पढ़ाया, नेफ्रॉन पढ़ाया ना मैंने आपको, जो नेफ्रॉन मैंने आपको पढ़ाया, अगर मैं कहूं जो नेफ्रॉन है वो दो तरीके का होता है, अगर मैं कहूं नेफ्रॉन जो है वो दो तरीके का होता है तो मैं बताऊंगी कि कौन से दो तरीके का नेफ्रॉन होता है। अभी तक हमने नेफ्रॉन का एक जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा है, पर आपको पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन भी दो तरीके का होता है, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये इधर दे रखा है स्लाइड में लेकिन तब मैंने आपको बताया नहीं, देखो यहाँ पे दे रखा था ये कहीं, लेकिन तब मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि मुझे ये आपको यहाँ समझाना था RAS के साथ, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको बचा के रख रखा था इस वाले कॉन्सेप्ट को। नेफ्रॉन जो है वो दो तरह का होता है, पहला कौन सा है, पहला है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो है, पहले तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन आपके किडनी के अंदर 85% जो नेफ्रॉन है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही है, 15% नेफ्रॉन जो है वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर है। अब अंतर क्या होता है कॉर्टिकल और जक्स्टा ग्लोमेरुलर में, देखो नाम से ही पता लग रहा है, कॉर्टिकल मतलब कॉर्टेक्स, मतलब वो नेफ्रॉन जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट, जिस नेफ्रॉन का मोस्ट ऑफ द पार्ट लाई करे कॉर्टेक्स में, वो क्या हो गया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब हमें पता है,
हमें पता है नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट मेडुला में होता है, बाकी का लगभग पार्ट तो नेफ्रॉन का कॉर्टेक्स में ही होता है, कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का मेडुला में होता है, कौन बताएगा? मैम लूप ऑफ हेनले, बिल्कुल असेंडिंग सही, डिसेंडिंग। बिल्कुल सही। लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट जो है नेफ्रॉन का वो कहाँ रहता है, लगभग मेडुला में रहता है। यानी कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हम समझ पा रहे हैं, अगर मैं बोल रही हूँ कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में मेनली कॉर्टेक्स में ही रहता है, यानी कि इस वाले नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है वो काफी रिड्यूस्ड होगा। इस नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले काफी रिड्यूस्ड होगा, काफी छोटा होगा, क्योंकि मेडुला में इसका लगभग बहुत कम पार्ट रह रहा है, और मेडुला में तो लूप ऑफ हेनले ही होता है। तो हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है वो क्या है, बहुत रिड्यूस्ड है। लूप ऑफ हेनले रिड्यूस्ड है और वासा रेक्टा जो है वो अब्सेंट है। ये दो पॉइंट आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आएगा एक्सक्रीशन में। मैं जिन लाइनों से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ना वो आपको लिखवा रही हूँ, मैं बता रही हूँ, इधर सीधा क्वेश्चन उठ के आएगा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, वासा रेक्टा अब्सेंट, लूप ऑफ हेनले रिड्यूस्ड। इसी की उल्टा जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन के अंदर इसमें लूप ऑफ हेनले जो है वो काफी बड़ा होता है, इज लार्ज, लूप ऑफ हेनले इज लार्ज एंड वासा रेक्टा इज प्रेजेंट, वासा रेक्टा इज प्रेजेंट। अब यानी यहां पे मैंने बोला वासा रेक्टा अब्सेंट, वासा रेक्टा अब्सेंट का मतलब कि छोटा सा लूप ऑफ हेनले है और उस लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ ऐसी कोई वासा रेक्टा नहीं है, वासा रेक्टा नहीं है, तो फिर क्या है, ब्लड कैसे ट्रांसफर हो रहा है, छोटी सी लूप ऑफ हेनले है और इस छोटी सी लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ ऐसे कोई ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है, बस थोड़ा सा, थोड़ी बहुत ब्लड कैपिलरी इसकी सराउंडिंग में है, ऐसा एक वासा रेक्टा नहीं है। वासा रेक्टा का मतलब कोई काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं है कि एक तरफ फिल्ट्रेट चल रहा है और एक तरफ फ्लूइड चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा, कोई काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं है, कोई वासा रेक्टा नहीं है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। लूप ऑफ हेनले भी बहुत रिड्यूस्ड है क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन मेनली कॉर्टेक्स में रहता है, जबकि जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन जो है उसका एक काफी लंबा हिस्सा मेडुला में रहता है, और मेडुला में रहने वाला हिस्सा लूप ऑफ हेनले है, तो इन लोगों का लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा है, इसका जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन का। अब ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन है, जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन के अंदर क्या लगे हुए हैं, कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन में। कहाँ लगे हुए हैं ये रिसेप्टर, ये रिसेप्टर लगे हुए हैं डीसीटी में और एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल में, एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टेरियोल में। मैंने उल्टा लिख दिया, मतलब बोल उल्टा रही हूं मैं, ठीक है ना, इफेरेंट और एफेरेंट आर्टेरियोल। रिसेप्टर लगे हुए हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन में, कहां पे, डीसीटी और एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल में। देखो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कहां पे लगे हुए हैं, कैसे ये बात कर रहा है यहाँ पे। देखो यू सी, क्या बताया मैंने कि जो जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन है वहां पे कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। रिसेप्टर्स क्या, जो किसी सिग्नल को रिसीव करें, जो किसी सिग्नल को रिसीव करे। कहाँ लगे हुए रिसेप्टर, डीसीटी में लगे हुए हैं और जो एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल है वहां पे लगे हुए हैं। अब इन रिसेप्टर्स के नाम है वो आपको पता होने चाहिए, इन रिसेप्टर्स के नाम है। पहला रिसेप्टर का नाम है मैक्यूला डेंसा सेल्स, ये सेल्स हैं बेसिकली, मैक्यूला डेंसा सेल्स। ये मैक्यूला डेंसा सेल्स कहाँ लगी हुई है, मैक्यूला डेंसा सेल्स लगी हुई है डीसीटी में। देखो मैंने बताया रिसेप्टर लगे हुए हैं डीसीटी में और आर्टेरियोल में, तो डीसीटी में ये मैक्यूला डेंसा सेल्स लगी हुई है। ऐसे ही जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहाँ लगी हुई है, ये लगी हुई है आर्टेरियोल में, एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल में, एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल में, एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल में। और इन दोनों को मिला के ही अपन क्या बोलते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। कहने का मेरा मतलब क्या है, देखो मेरा मतलब क्या है कहने का, ये आपका नेफ्रॉन है। आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है ना सारा भी क्लियर हो जाएगा, मैं कहानी की तरह इसका एक समरी बना देती हूँ, अभी आपको सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा मैंने क्या बताया है, स्टार्टिंग से लेके अब तक मैंने क्या बताया है। देखो ये मैं एक जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन बना रही हूँ, तो बताओ मैं इसका लूप ऑफ हेनले छोटा बनाऊंगी कि बड़ा बनाऊंगी, पहली बात। एक जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले छोटा होगा कि बड़ा होगा,
मैम लार्ज। लार्ज होगा। मैम स्मॉल बड़ा। कैसे लिखा आपने प्रीति? स्मॉल कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हैनले होगा। कॉर्टिकल नाम से पता लग रहा है, जो कॉर्टेक्स में रहेगा। कॉर्टेक्स में रहेगा मतलब मेडुला में नहीं रहेगा, और मेडुला में लूप ऑफ हैनले होता है, तो उसका लूप ऑफ हैनले छोटा होगा। ये मैं एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन आपको बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये डीसीटी और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। देखो अभी पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने बोला है एक साथ समझेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ ग्लोमेरुलस है, और ग्लोमेरुलस में यहाँ पे ये बनाया हमने एफेरेंट आर्टरियोल, और ये नैरो करके बना दिया हमने इफेरेंट आर्टरियोल। ये इफेरेंट और ये एफेरेंट। अब देखो एफेरेंट और इफेरेंट आर्टरियोल में यहां पे लगे हुए हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर रिसेप्टर। क्या बोला मैंने? जक्स्टा ग्लोमेरुलर रिसेप्टर, रिसेप्टर लगे हुए हैं आर्टरियोल। प्लस यहाँ पे डीसीटी में लगी हुई हैं कुछ सेल्स, जिनको मैंने बोला डीसीटी में कुछ सेल्स लगी हुई है, इनको मैंने बोला मैक्यूला डेंसा सेल्स। क्या बोला? मैक्यूला डेंसा सेल्स। मैक्यूला डेंसा सेल्स। हमें पता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट क्या होता है, बताओ क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट? 125 ml पर मिनट। 125 ml पर मिनट का होता है। ठीक है, हमें ये पता है। यहां तक हमें सारी बातें पता है, अभी तक हमने इतना ही समझा है, बस बाकी का सब भूल जाओ, ये पता है हमें। ठीक है, अब मान लो जो ब्लड आपका आ रहा है, ठीक है, आपका ब्लड आ रहा है एफेरेंट आर्टरियोल से, और एफेरेंट आर्टरियोल में क्या लगा है? एक रिसेप्टर लगा है। तो जो ब्लड आपका एफेरेंट आर्टरियोल में घुसेगा ना, मान लो उस ब्लड का, जो ब्लड आपका एफेरेंट आर्टरियोल में आ रहा है, उस ब्लड का ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड वॉल्यूम भी लो है। मतलब वो जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड में लेट सपोज अमाउंट ऑफ वाटर कम है, तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस्ड है, उसका प्रेशर भी रिड्यूस्ड है। उसमें ज्यादा पानी नहीं है, तो उसकी जो ब्लड इसमें आ रहा है, इस ब्लड में वाटर की कमी है। मान लो वाटर की कमी है, तो क्या होगा? जो ये वॉल्स हैं इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। एक नलकी में तुम बहुत ज्यादा पानी लो और एक नलकी में तुम थोड़ा पानी लो, तो किस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा? जिसमें तुम्हारा अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है, जिसमें तुम्हारे फ्लूइड का वॉल्यूम ज्यादा है, उसमें ज्यादा प्रेशर लगेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड आ रहा है और मान लो उस ब्लड में ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम कम है, कुल मिला के वाटर की कमी है उस ब्लड में। जैसे ही वो ब्लड एफेरेंट आर्टेरियोल में आया, जक्स्टाग्लोमेरुलर रिसेप्टर ने एकदम से देखा, क्योंकि वो रिसेप्टर है, उन्हें उनके पास सिग्नल सारे रिसीव होते हैं, तो उन रिसेप्टर ने देखा कि भाई इस ब्लड में तो वाटर की कमी है। उन्होंने कहा, चिल्ला के कहा, मैकुला डेंसा सेल, पानी की कमी है। जक्स्टाग्लोमेरुलर रिसेप्टर ने देखा कि ब्लड के अंदर पानी की कमी है, तो चिल्ला के बोला, मैक्यूला डेंसा सेल को चिल्ला के बोला कि अरे भाई पानी की कमी है मेरे, क्योंकि ब्लड पहले इसके पास आएगा, इसके पास पहले ब्लड आएगा, तो जैसे इसके पास ब्लड आता है ब्लड को देख लेता है, और जो ब्लड को देख लेता है तुरंत चिल्ला के मैसेज देता है। किसको देता है मैसेज? मैक्यूला डेंसा सेल्स को। चिल्ला के क्या बोलेगा? भाई ब्लड के अंदर पानी की कमी है। क्या बोलता है? ब्लड के अंदर पानी की कमी है। अब ब्लड के अंदर पानी की कमी, जैसे ये मैक्यूला डेंसा सेल ये बात सुनता है, इसके कान खड़े हो जाते हैं, और ये क्या करता है, ये जो आपकी यहाँ पे इफेरेंट आर्टरियोल जो है, आपको पता ही है इफेरेंट आर्टरियोल जो है पूरा इस किडनी के चारों तरफ चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है। तो जैसे ही संदेश मिलता है कि पानी की कमी है, ये मैक्यूला डेंसा सेल डीसीटी में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब कराना शुरू कर देती है, यानी कि पानी जो है वो डीसीटी से निकल के ब्लड में आने लग गया। देखो आ रहा है डीसीटी से निकल के ब्लड में, दिखाई दे रहा है आपको? डीसीटी से निकल के पानी कहाँ आने लग गया? ब्लड में आने लग गया। कब? जब जक्स्टाग्लोमेरुलर रिसेप्टर ने देखा कि ब्लड में पानी की कमी, तो उसने चिल्ला के मैक्यूला डेंसा सेल को कहा कि अरे भाई पानी की कमी है। तब तो इसी को मैं क्या बोल रही हूं, इसी को मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि डीसीटी के अंदर क्या हो रहा है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन किसका? वाटर का। पहले बताओ यहां तक तुम्हें बात समझ में आई? यस मैम। बिल्कुल क्लियर है यहां तक? कॉन्सेप्ट। अब तुमसे कोई पूछे कि
तुमको देखो कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन वाला, तुमसे ऐसे ऐसे करके पूछेगा। पहला को सवाल पूछेगा कि वेयर इज मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी का सबसे अधिक रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पूछेगा, और ऑप्शन रखेगा वही सारे, पीसीटी, डीसीटी, इकराम। इकराम बेटा आपके बाद टेस्ट देना है आपको, डीसीटी और लूप ऑफ हैनले। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने इकराम। और चौथा ऑप्शन कुछ भी बना दो, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन कुछ भी बना दो। क्या आंसर होगा इसका, आंसर होगा सी। एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रही हूं मैं, इसका बताना। वेयर इज सिलेक्टिव reabsorption taking place, सिलेक्टिव reabsorption कहाँ हो रहा है, इसी में बताओ, पीसीटी, डीसीटी या लूप ऑफ हैनले। सिलेक्टिव मैम डीसीटी। मैंने यहाँ वाटर नहीं लिखा, मैंने लिखा है सिर्फ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसलिए डीसीटी मत बोलो बेटा, पीसीटी में होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ग्लूकोज वहां पे, अमीनो एसिड्स का, आयंस का, इनका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था ना। और एक क्वेश्चन ऐसे बनाएगा एग्जामिनर, तो देखो ये तुम्हें कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चंस, लेकिन तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। एक क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और कंडीशनल वर्ड ना यूज करके लेट सपोज वो तुमसे ऐसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, maximum reabsorption of water on water deficiency in the body, या फिर कुछ भी बोल दे ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, या फिर बोल दे कि व्हेन देयर इज लेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड। ऐसा करके क्वेश्चन बनाए, तब क्या करोगे आंसर, पीसीटी, डीसीटी, डीसीटी बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डीसीटी, क्योंकि देखो यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कंडीशन लग गई, कब, जब या तो वाटर की कमी है बॉडी में, या डिहाइड्रेशन है, या फिर बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर की कमी है, एक ही बात हो गई। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है वाटर का डीसीटी में, बिल्कुल सही बात। यहां तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया, तो हम अब समझते हैं कि फिर ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या है, मतलब कि हार्मोन का क्या रोल है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में। मैंने बोला था ना डीसीटी में हार्मोन का भी रोल है, हार्मोन के रिलीज का भी रोल है, तो हार्मोन का रोल हम देखते हैं। तो होता क्या है बेटा, होता क्या है, जैसे ही आपके ब्लड प्रेशर में कमी आई, ठीक है ना, ब्लड वॉल्यूम में कमी आई, ब्लड प्रेशर में कमी आई, जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा या ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होगा, आपका जीएफआर भी रिड्यूस हो जाएगा। आप ऐसे लिख लो एक जगह पे कि जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम। आपके ब्लड के वॉल्यूम में गिरावट आई, ब्लड में पानी की कमी आई, ब्लड के वॉल्यूम में गिरावट आई, या ब्लड के प्रेशर में गिरावट आई, तो अब ब्लड में उतना प्रेशर नहीं है, यानी कि फिल्ट्रेट उतना बोमन कैप्सूल में नहीं जाएगा, तो जीएफआर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ही जीएफआर रिड्यूस होगा, तो सबसे पहले किसको पता लगेगा, जीएफआर में कमी आई है, ब्लड प्रेशर में कमी आई है, या ब्लड वॉल्यूम में कमी आई है, सबसे पहले किसके कान खड़े होंगे, किसे सबसे पहले पता लगता है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर रिसेप्टर को, जो कि यहाँ पे है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर रिसेप्टर को सबसे पहले पता लगेगा। ठीक है, अब जक्स्ट्राग्लोमेरुलर रिसेप्टर को ये बात पता चल गई, तो एक तो उसने आवाज लगा दी, किसको आवाज लगा दी, मैक्युला डेंसा सेल्स को, मैक्युला डेंसा सेल को उसने आवाज लगा दी। दूसरा उसने क्या किया, दूसरा उसने जो है एक हार्मोन रिलीज करवाया, रेनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करवाया। क्या रिलीज करवाया, रेनिन नाम का एक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाया। होता क्या है, इसको हम इरेज कर देते हैं एक बार। मैम एक बार ये ग्लोमेरुलस वाला समझाना जो आपने प्रोपोर्शनल वाला लगाया। क्या चीज समझाऊं, दोबारा पूछो बेटा। मैम ये जीएफआर वाला, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट,
आप चाय को छान रहे हो, छलनी में से चाय को छान रहे हो, ठीक है ना, तो आपने कितनी चाय छानी 1 मिनट के अंदर, वो आपका फिल्ट्रेशन रेट होएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो ब्लड छन के आ रहा है ना कॉमन कैप्सूल में, उसी को अपन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोल रहे हैं। तो 1 मिनट में 125 ml छनता है ब्लड, दैट इज कॉल्ड 21-25 ml पर मिनट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ग्लोमेरुलर, अब आपकी केतली में चाय ही कम है तो छनेगी भी कम ही, ठीक है ना। तो ऐसे ही ब्लड का जो वॉल्यूम अगर कम है, ब्लड का प्रेशर अगर कम है, मान लो आप चाय को बहुत लेस प्रेशर से आप छान रहे हो, जो प्रेशर जो है, जो पहले आप जिस प्रेशर से चाय को छान रहे थे, अब मान लो आपने उससे कम कर दिया, तो आपके कितना अमाउंट पर मिनट आप छान रहे हो उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो ऐसे ही ब्लड में जब ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होता है तो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे भी फर्क पड़ता है, वो भी कम हो जाता है। मतलब 1 मिनट में अगर 125 ml छन रहा था तो अब हो सकता है 100 ml छन रहे हो, या 120 छन रहा हो, या 110 ml ब्लड छन रहा हो, मतलब उसका रेट जो है प्रति मिनट रिड्यूस हो जाएगा, जीएफआर। जैसे ही जीएफआर रिड्यूस हुआ, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल के कान खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे अरे भाई कम आया है। कम आया मतलब क्या कम आया? पानी कम आया है, ब्लड कम आया है, तो तू पानी को एब्जॉर्ब कर ले, ज्यादा से ज्यादा पानी को रीएब्जॉर्ब करवा दे डीसीटी में, क्योंकि पानी कम आया है, उसे पता लग जाता है, ब्लड के वॉल्यूम को देख लेता है। जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम रिड्यूस होता है, जीएफआर भी रिड्यूस हो जाता है, तो वो आवाज लगाता है मैकुलर डेंसा सेल को, कहता है अरे भाई पानी कम आया है। तो मैकुलर डेंसा सेल कहता है ठीक है भाई, मैं डीसीटी में रीएब्जॉर्ब करवा दूंगा, पानी रीएब्जॉर्ब करवा के ब्लड में भेज दूंगा। तो एक तो मैकुलर डेंसा सेल को आवाज लगाता है, दूसरा वो क्या करता है, दूसरा वो एक हार्मोन रिलीज करवाता है, रेनिन, ठीक है। रेनिन क्या करता है, रेनिन जो है वो जाता है लीवर में, और लीवर में देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजन। होता क्या है, एंजियोटेंसिनोजन प्रेजेंट है, एंजियोटेंसिनोजन ये प्रेजेंट है लीवर के अंदर, ठीक है ना। ये सब केमिकल कंपाउंड्स हैं। ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में। कब? जब रेनिन आता है। रेनिन को कौन भेजता है? रेनिन को भेजता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर रिसेप्टर, जब एक्टिव होता है। ये एक्टिव कब होता है? ये एक्टिव तब होता है, ये एक्टिव तब होता है जब जीएफआर कम हो, ब्लड वॉल्यूम भी कम हो, तब क्या होगा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर रिसेप्टर जो कि एफेरेंट आर्टेरियोल में लगे हुए हैं वो एक्टिव होंगे, फिर वो रेनिन को प्रोड्यूस करवाएंगे बॉडी में, और रेनिन लीवर में जाके एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 फर्दर कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 जो है एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा है, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो जा रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन सा हार्मोन बनाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन बनाता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास जैसे ये गया तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या बना देगा, एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है अगेन एक सिग्नल का काम करेगा, किसके लिए, डीसीटी के लिए। और डीसीटी में क्या होगा, डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन होगा वाटर का और आयंस का भी, ताकि वापस से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाए और ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाए। तो कहानी सारी कहां से शुरू हुई, कहानी शुरू हुई जीएफआर में कमी आने से। और जीएफआर, भाई जब तुम्हारे घर में चोर घुसता है तो सबसे पहले तो चौकीदार को पता लगता है ना, फिर चौकीदार में भी जो उसके ऊपर कोई बंदा है उसको इन्फॉर्म करेगा, फिर उसके ऊपर वाले बंदे को इन्फॉर्म करेगा, फिर घर के मालिक को पता चलेगा, फिर मालिक बाहर निकल के आएगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे सीक्वेंस में काम होता है। ऐसे यहाँ पे होता है कि जीएफआर कम हुआ तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो रिसेप्टर है उन्होंने रेनिन प्रोड्यूस कर दिया। अब रेनिन दौड़ा दौड़ा जाएगा, चौकीदार ने एक आदमी को भेज दिया, रेनिन नामक एक आदमी को भेज दिया, वो दौड़ा दौड़ा जाएगा लीवर में, और लीवर में एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। क्यों एंजियोटेंसिन 2 क्यों बना, क्योंकि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स आपका ग्लैंड है, आपको पता है ना, यू हैव अ ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है उसमें,
ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड, उसमें एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला रीजन, एड्रीनल ग्लैंड में भी दो पार्ट है। किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड नहीं होता क्या, पता है ना आपको, किडनी होती है ना, किडनी के ऊपर ऐसे ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर, दोनों किडनियों के ऊपर, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है ना। तो ये एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला, एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एक्टिवेट होके क्या करेगा, ये एक्टिवेट होके हार्मोन बनाएगा। हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है। अब ये हार्मोन जैसे ही बना, वैसे ही डीसीटी को एक संदेश मिलेगा, भाई हार्मोन्स हमारी बॉडी में, हार्मोन्स का दूसरा नाम क्या है, हार्मोन्स का दूसरा नाम है केमिकल मैसेंजर्स। ये पोस्ट ऑफिस, वो है ये जो पोस्ट ऑफिस के, वो क्या बोल, पोस्टमैन, सॉरी, पोस्टमैन है ये, हार्मोन्स आर पोस्टमैन, केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये मैसेज होता है इनके अंदर। तो एल्डोस्टेरोन के अंदर क्या मैसेज है कि भाई ब्लड के जो वॉल्यूम है उसमें काफी गिरावट है, ब्लड के प्रेशर में भी गिरावट है, तो डीसीटी में फटाफट से, नहीं बीपी लो हो जाता तो तुम नमक लेते हो ना, बीपी लो हो जाता है तो तुम नमक लेते हो, मान लो तुमने नमक लिया, ठीक है, तुमने वाटर लिया और तुमने सोल्ट लिया, तुम्हारा बीपी डाउन आ गया था, तुमने वाटर कंज्यूम किया, तुमने सोल्ट कंज्यूम किया, ठीक है। अब तुम्हारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन भी बंद हो रहा है, ठीक है। अब मान लो जो वाटर और सोल्ट तुमने कंज्यूम किया, वो मानो कि यूरिन फॉर्मेशन के दौरान सारा रिमूव आउट हो गया, बॉडी से लेट सपोज बाहर निकल गया, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए वो जो तुमने वाटर कंज्यूम किया है, जो तुमने सोल्ट कंज्यूम किया है, उसको बॉडी के अंदर ही रहना है। क्यों अंदर रहना है, क्योंकि इस टाइम ब्लड का वॉल्यूम कम है, ब्लड का प्रेशर भी कम है, जीएफआर भी कम हो गया, तो बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है कि उस पानी को रोक लिया जाए, उस नमक को भी रोक लिया जाए, बाहर ना जाने दिया जाए। और बाहर जाने का रास्ता किडनी है, किडनी में नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन में जब वो फिल्ट्रेट चलता 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 डीसीटी तक पहुंचता है ना, तो डीसीटी में एकदम से सारा नमक और पानी उधर से निकाल लेते हैं, क्योंकि डीसीटी को संदेश मिला है कि शरीर के अंदर पानी और नमक की कमी हो चुकी है, इसलिए डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। किसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, वाटर का और सोल्ट का। बताओ कहानी तुम्हें समझ में आई, कितनी इंटरेस्टिंग कहानी थी, बताओ तुम्हें समझ में आई यहां तक। एल्डोस्टेरोन से क्या होगा, फिर रीअब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस, ठीक है। इसे बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, इसे बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ऐसे हार्मोन का रोल होता है। अब मैंने तुम्हें एक हार्मोन और लिखवाया था, एक हार्मोन मैंने तुम्हें और लिखवाया था, अगर तुम्हें याद हो, जब मैंने डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन लिखा था, कौन बताएगा एक हार्मोन का नाम जो मैंने वहां पे और डाला था। मैम एंटी ड्यूरेटिक। वेरी नाइस, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन भी रिलीज होता है, ये हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब बॉडी में क्या होता है, तुमने, अगर तुम्हें पता हो कि जो तुम कॉफी कंज्यूम करते हो या टी जो तुम कंज्यूम करते हो, जो कैफीन प्रोडक्ट्स तुम कंज्यूम करते हो, अगर तुमने कहीं पढ़ा हो कि द कैफीन प्रोडक्ट्स कोज डाईयूरेसिस, कोज डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस मतलब क्या है कि दे, मतलब वो ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन करवाते हैं। ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन अगर होगा, फ्रिक्वेंटली यूरिन पास आउट होने लगेगा, तब भी बॉडी में वाटर की कमी आ सकती है, क्योंकि जब जब यूरिन पास हो रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर तो लॉस हो ही रहा है। तो नहीं होता कि जब हमारे बॉडी में बार बार यूरिन फॉर्मेशन होता है, बार बार यूरिन रिमूवल होता है, तो वी फील लैक ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, डिहाइड्रेटेड फील होता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है, डायूरेसिस का उल्टा करे जो। अगर बॉडी में डायूरेसिस हो रहा है तो एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनेगा ताकि यूरिन फॉर्मेशन कम हो, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन कम होगा तो ये भी एक तरीका है वाटर को कंजर्व करने का। तो बॉडी में कई सारे, तुम्हें क्या लगता है एक ऊंट के पास ही वाटर कंजर्व करने का मैकेनिज्म है? हमारे पास भी बहुत मैकेनिज्म है वाटर को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि वाटर इज अ वेरी एसेंशियल प्रोडक्ट फॉर आवर बॉडी, सबको पता है वाटर के बिना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होनी। तो वाटर के कंजर्वेशन के लिए देखो कितनी सारी चीजें बॉडी में बनी है, हार्मोन से वाटर कंजर्व हो रहा है, ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, वहां से वाटर कंजर्व हो रहा है। उसके अलावा नेफ्रॉन में कितनी जगह, लूप ऑफ हैनले में रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, थोड़ा सा पीसीटी में भी होता है, और डीसीटी में तो फिर संदेश जाते हैं जब डीसीटी में भी होता है। कलेक्टिंग डक्ट में भी कुछ, लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में भी कुछ वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है,
बचा कुछ अगर लग रहा है बॉडी को कि ये पानी यहाँ से निकल जाना चाहिए तो वो पानी ब्लड में चला जाता है। सो देयर आर लॉट ऑफ मैकेनिज्म टू कंजर्व द वाटर। बात समझ आई? यहाँ तक क्लियर हुआ? ये आपका चैप्टर था लगभग। हम इस चैप्टर का जो मेन वो था ना, जो मेन कॉन्सेप्ट था, मेन जो इस क्रक्स था इस चैप्टर का, वो हम डील कर चुके हैं आज। क्या क्या था मेन इस चैप्टर में? अगर मैं तुम्हें एक समरी बनाऊं, तुम्हारी आंखों के आगे एक पिक्चर लेके आए, तो कहां से शुरू किया था चैप्टर? शुरू किया था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स से। अभी इस चैप्टर में रह रहा है, ऐसा नहीं है चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं यहां तक एक समरी ड्रॉ कर रही हूं तुम्हारी आंखों के आगे। देखो, सबसे पहले हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पढ़े थे कि मैडम हाँ, कुछ लोग अमोनोटैलिक होते हैं, कुछ लोग यूरियोटैलिक होते हैं, और कुछ लोग यूरिकोटैलिक होते हैं। फिर मैंने बताया इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो तो सबको पता है कि इसमें यूरिया है, इसमें अमोनिया और इसमें यूरिक एसिड। डिफरेंस इन अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, कि अमोनिया और यूरिया और यूरिक एसिड में क्या अंतर है? दो तो नाइट्रोजनस वेस्ट थे, एक न्यूक्लियोटाइड वेस्ट था। अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक था। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स अमोनोटैलिक थे, क्योंकि उन अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, यूरिया को एलिमिनेट करने के लिए उससे कम पानी चाहिए, और यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए सबसे कम पानी चाहिए। तो ये बात करी थी सबसे पहले। उसके बाद हम ह्यूमन में आ गए थे कि ह्यूमन में हमें पता लग गया कि ह्यूमन यूरिकोटैलिक है, यूरिया रिलीज करते हैं, सॉरी यूरियोटैलिक है, यूरिया रिलीज करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये यूरिया कहाँ तो बनता है और कैसे रिलीज होता है। तो हमें पता लगा कि यूरिया साइकिल में बनता है, और यूरिया साइकिल लीवर में होती है, और ये रिलीज होता है, एक्सक्रीट आउट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी में है उसके थ्रू। फिर हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम देखना शुरू किया। जब हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा तो हमने पाया कि इसके अंदर सबसे पहले किडनी है, फिर उसके बाद इसमें हमने देखा यूरेटर है, फिर यूरेटर के बाद हमने देखा यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा है, और फिर यूरेथ्रल ओपनिंग्स है, और फाइनली वहां से यूरिन आउट होता है। ये हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा। फिर हमने कहा कि चलो किडनी को डिटेल में पढ़ते हैं, तो किडनी को डिटेल में पढ़ने लग गए। किडनी को डिटेल में पढ़ने लग गए तो हमने इसकी हिस्टोलॉजी देखी। हिस्टोलॉजी मतलब हम इसके अंदर गए, हमने इसके अंदर एक एक टिश्यू छान के देखा। हमने देखा इसके अंदर कई भाग हैं, कई पार्ट बने हुए हैं इसमें। कॉर्टेक्स है, मेडुलरी पिरामिड है, कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। मेडुलरी पिरामिड ट्राइंगल शेप का था, उस ट्राइंगल के जस्ट नीचे, ट्राइंगल शेप का मेडुलरी पिरामिड, इसके जस्ट नीचे माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स के नीचे मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स के नीचे पेल्विस। पेल्विस वो ब्रॉड पार्ट है किडनी का, जो तुम किडनी का ये जो तुम बनाते हो किडनी में, ठीक है ना, और यहां से तुम ऐसे दिखाते हो, तो जो ब्रॉड वाला पार्ट है इसे पेल्विस बोलते हैं। पेल्विस के आगे तुम जाओगे तो तुम्हें यूरेटर मिलेगा। पेल्विस के आगे तुम जाओगे तो यूरेटर मिलेगा। यूरेटर में यूरिन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और फिर यूरिन कहाँ स्टोर हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। यूरेटर के बाद तुम्हें मिलेगा यूरिनरी ब्लैडर, इसमें यूरिन स्टोर हो जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा, और यूरेथ्रल ओपनिंग से यूरिन आउट। ये जो प्रोसेस है इसे मिक्चुरेशन बोलते हैं, ये मैं अभी बाद में पढ़ाऊंगी कि यूरिन एक्सक्रीट आउट कैसे होता है। अभी हम यूरिन फॉर्मेशन में ही घूम रहे हैं, एक्सक्रीट आउट में अभी नहीं पहुंचे, उस वाले पार्ट में नहीं पहुंचे। ठीक है, तो सेकंड हमने हिस्टोलॉजी देखी किडनी की। फिर हम क्या देखने लगे? फिर हम देखने लगे कि भाई किडनी के अंदर ठीक है ये पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किडनी के अंदर इन पार्ट्स में प्रेजेंट क्या होता है, किडनी के अंदर है क्या चीज, कौन सा जीव जंतु किडनी में रहता है। तो एक नेफ्रॉन नाम का जीव जंतु किडनी में रहता है, ठीक है ना। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है किडनी के अंदर, एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। फिर हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखने लग गए, हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी। पहले तो हमने स्ट्रक्चर देखी, इसकी स्ट्रक्चर समझी, इसके पार्ट समझे, हमने पता करा कि इसमें 3 हिस्से हैं, प्रॉक्सिमल, लूपोफेनले और डिस्टल नेफ्रॉन। फिर इसके भी फर्दर हमने 3 हिस्से देखे, इसमें 2 पार्ट और इसमें 2 पार्ट। तो पहले तो स्ट्रक्चर देखी, फिर एक एक फंक्शन देखा। तो कहां शुरू हुई? वहां फंक्शन से, वहां से यूरिन फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ ले पेपर में, यूरिन फॉर्मेशन बताओ कैसे होती है, तो क्या बताओगे, कहां से शुरू करोगे? या इसके आगे से शुरू करना। नेफ्रॉन की अगर लॉन्ग आंसर है, बहुत ज्यादा मार्क्स का है, तो थोड़ा सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर का ब्रीफ दे देना, और शॉर्ट आंसर है तो सीधा इसके आगे से शुरू करना। मतलब कहां से शुरू करोगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से शुरू करोगे। तुम लिखोगे कि जो पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में वो कौन सा है? वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर दूसरा स्टेप लिखोगे रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप लिखोगे सिक्रीशन। और फिर एक्सप्लेन कर देना इन तीनों स्टेप को, तुम्हें अच्छे से आते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन करता है,
रीएब्जॉर्प्शन कौन करता है, सिक्रीशन कौन करता है। और जो पीछे पॉइंट मैंने लिखवाए हैं ना, जब मैंने बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है, उन पॉइंट को याद से लिख लेना या फिर एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेना, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि किसका रीएब्जॉर्प्शन कौन सी ट्यूब्यूल में हो रहा है, पीसीटी में क्या हो रहा है, डीसीटी में क्या हो रहा है, लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है कि पैसिव हो रहा है, किसका सिक्रीशन कहां हो रहा है, ये पता होना चाहिए। कंडीशनल अगर है तो क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन से हार्मोन, कौन से केमिकल, कौन से रिसेप्टर बोलेंगे डीसीटी को कि अब रीअब्सॉर्ब करा वाटर तब वो कराएगा, तो तुम्हें उन सबके नाम पता होने चाहिए, वो प्रोसेस पता होनी चाहिए। यहां तक हमने पढ़ा, यहां तक अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारा यूरिन बन चुका है। क्योंकि अब जो फाइनली जब डीसीटी में फिल्ट्रेट आ गया तो रीअब्सॉर्प्शन हो गया, पानी का, नमक का, जिसका होना था हो गया रीअब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन भी हो गया, हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन, पोटेशियम आयन का सिक्रीशन, जिनका सिक्रीशन होना था हो गया। अब ये फिल्ट्रेट कहां जाएगा, अब ये फिल्ट्रेट जाएगा, यहां से क्या शुरू होती है, यहां से शुरू होती है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये फिल्ट्रेट कहां जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट में से कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया निकल के आ जाएगा मेडुलरी पिरामिड में, अगर कुछ वाटर भी आना चाहता है तो कुछ वाटर भी आ जाएगा, और अब बच गया यहाँ पे आपका वो यूरिन जो एक्सक्रीट आउट होना है। तो आपको इस यूरिन की कंपोजिशन पता होनी चाहिए। ये है फॉर द नीट एग्जाम, नॉट फॉर योर क्लास 12th एग्जाम। यूरिन की कंपोजिशन पता होनी चाहिए कि इस यूरिन में है क्या क्या, क्या क्या बच गया अब इस यूरिन में। हमने पढ़ लिया जो जो चीज रीएब्सॉर्ब होनी थी वो सब होली, अब इसमें बच क्या क्या गया। तो देखो, एक तो इसमें है यूरिया, ठीक है, कुछ अमाउंट इसमें सोल्ट भी है, कितना, लगभग 1 से 2%, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी है इसमें, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी है। वाटर जो है, वाटर की अच्छी खासी मात्रा है इसमें, ठीक है ना, लगभग 50% ऑफ वाटर है यूरिन के अंदर, 50% और उससे ज्यादा तो वाटर ही है। इतना वाटर रीएब्सॉर्ब होने के बाद भी देयर इज वाटर, ठीक है ना, कोई सॉलिडिफाई थोड़ी ना हो गया यूरिन, लेकिन आपने उसको कंसंट्रेटेड कर दिया, अब उसमें आपने खूब सारा पानी रीएब्सॉर्ब करवा दिया, लेकिन यूरिन को पास आउट होने के लिए फिर भी वाटर चाहिए। तो देयर इज वाटर, देयर इज सोल्ट, देयर इज यूरिया, मेन 3 कंपोनेंट्स रहते हैं। और हाँ, देयर इज अ केमिकल कॉल्ड यूरोक्रोम। यूरोक्रोम एक केमिकल है जिसकी वजह से यूरिन का कलर पेल येलो होता है, ठीक है ना। तो देयर इज अ केमिकल कॉल्ड यूरोक्रोम जिसकी वजह से यूरिन का जो कलर है वो पेल येलो होता है। तो बेसिकली ये चीजें यूरिन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब यूरिन का एनालिसिस एक बहुत बड़ा ही फीचर है मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर। कोई बीमारी हुई नहीं कि यूरिन टेस्ट कर लो, यूरिन टेस्ट कर लो, यूरिन से पता लग जाएगा कि भाई ये क्या दिक्कत है बॉडी के अंदर, क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यूरिन की ये नॉर्मल कंपोजिशन है। अब मान लो किसी के यूरिन में ग्लूकोज ऐड हो गया, मतलब जो नॉर्मल प्रोडक्ट था उसमें ग्लूकोज मिलने लगा, तो उस बंदे को क्या है, उस बंदे को डायबिटीज है। मान लो किसी के यूरिन में कीटोन बॉडीज मिल गई, तो उस बंदे को क्या है, उस बंदे को कीटोन्यूरिया है। किसी के यूरिन में ब्लड मिल गया, उस बंदे को क्या है, उस बंदे को हीमेटोयूरिया है, ठीक है। सो यूरिन का कंपोजिशन का एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल कंपोजिशन क्या है यूरिन की। पूरी चैप्टर की कहानी आपके आंखों के सामने रख दी, बताओ कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? यस मैम। बढ़िया से मजा आया, समझने को मिला? हाँ जी, बता दो भाई, चैट बॉक्स में लिख के बता दो, कुछ कमेंट वमेंट कर दो, ताकि मेरे को भी पता चल जाए कि जो मैंने एनर्जी लगाई है, जो एफर्ट मैंने लगाया है, वो मजेदार था, वो दमदार था कि नहीं। यस मैम, भाई यस मैम क्या है, यस मैम कर रहे हैं क्या, यस मैम? ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। जब आप लोग पढ़ा करो ना तो भी ऐसे पढ़ा करो। फिर देखो बायो कैसे भूलोगे तुम, बायो तो भूलोगे ही नहीं, इतनी इंटरेस्टिंग है। पहले पूरा चैप्टर पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको अंडरलाइन करो, उसके बाद किताब बंद कर दो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, और अब लिखो, अपने दिमाग में सोच सोच के लिखो, कहानी बना कि मैंने ऐसे पढ़ा, फिर मैंने ये पढ़ा, फिर मैंने ये पढ़ा, फिर मैंने ये पढ़ा, ऐसे करके पढ़ो। और कल की रिवीजन क्लास में आना पक्का। मैम कल 3 क्लास लगेगी। 3 लगेंगी।
और आपका रिवीजन करवाया जाएगा, तभी आप लोगों का बेनिफिट होगा, आप लोगों को टेस्ट में स्कोर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि घर पे तो आप लोगों का होने से नहीं रिवीजन, इतना समझ में आ गया। आप लोग कुछ नहीं करते 1-1.5 घंटे में। हाँ, मेरे पास आ गई, आप लोगों की डेट शीट भी आ गई। 15 फरवरी से है ना? यस मैम। यस मैम, 15 से पेपर। लग जाओ तो, कस लो कमर। मैम मैम GFR आज ही का डेट शीट आई है। आज ही आई है तो ठीक है, कल से ही शुरू कर दो तैयारी। अब इस चैप्टर में हमारा क्या रह गया, बेसिकली क्या रह गया इस चैप्टर में हमारा? ऑलमोस्ट हो गया चैप्टर। यूरिन फॉर्मेशन देख लिया, काउंटर करंट मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन हमने देख लिया, और हो गया चैप्टर, खत्म हो गया लगभग। थोड़ा सा देख लेंगे डिसऑर्डर वाला पार्ट, डिसऑर्डर और रेगुलेशन में जो कुछ है। बायो का 17। ऑल द बेस्ट बायो के एग्जाम के लिए, आग लगा देना, ठीक है। यस मैम। चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, और बढ़िया से पढ़ के आओ, ठीक है ना। टेस्ट की तैयारी करो फिलहाल, यस मैम। तो उसकी तैयारी करो। और अब की बार संडे को अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए मुझे आप लोगों का। संडे को है हमारा एग्जाम बेटा, इस संडे को। अच्छा, फर्स्ट एग्जाम स्कूल का आपका 15 फरवरी को है शायद। आप देखो एक बार चंचल, डेट शीट देखो आप, मेरे पास आई तो है डेट शीट। यस मैम। 15 को है ना? ठीक है, ठीक है। बस डेट शीट मत दो मुझे यहाँ पे, मेरे पास है डेट शीट है आप लोगों की।